आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि जाति जनगणना करने के ऐलान के पीछे की राजनीति क्या है। जाति आधारित राजनीति कोई आज से नहीं चल रही है। भारत की आज़ादी के अंग्रेजों से आज़ादी के पहले से चल रही है। अंग्रेजों ने ही पहले जो है 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई थी और जाति के आधार पर बहुत सारे लीडर तैयार हुए, पार्टियां तैयार हुई और उनकी अपनी मांगें तैयार हुई। हर जाति अपने को किसी न किसी स्तर पर लाभ पाने के लिए अपने को पिछड़ा बताना शुरू कर दी। इस मामले में हम पिछड़े हैं, उस मामले में पिछड़े हैं। तो तब से आज तक चलते आ रहा है। तो यह कोई एक बहुत कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो नहीं उतना, जब आज़ाद हो गया भारत अंग्रेजों से, तो कांग्रेस ने बहुत इस पर जोर नहीं दिया, लेकिन अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने इस पर जोर दिया और मंडल कमीशन जब बना तो उस वक्त तक तो बहुत सारी जातियों के प्रखर नेता हो चुके थे और उनकी पार्टियां भी हो चुकी थी और सभी जातियां अपना अपना हिस्सा मांग रही थी, अपना अपना शेयर मांग रही थी और कह रहे थे हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं। पिछड़ा होने की होड़ लग गई। कौन अधिक से अधिक पीछे है, क्योंकि उसे अधिक से अधिक लाभ की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो इसी की राजनीति चली, इसी आधार पर गोलबंदी भी और नेता लोग तो वोट बैंक के लिए करते ही हैं ये सब खेल। तो उन्होंने ये सब खेल शुरू किया और कई पार्टियां बन गई। चौधरी चरण सिंह इसमें थे, मुलायम सिंह जी थे और कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो बहुत सारे राजनेता खड़े हुए। बाद में मायावती जी आ गई। तो ये जब क्षेत्रीय पार्टियां जो जातियों के ऊपर आधारित थी, तो इन लोगों ने जब वोट लाने में सफलता हासिल कर ली, सत्ता भी हासिल कर ली, सरकारें भी बना ली, तो कांग्रेस मार्जिनलाइज होने लगी। कांग्रेस को कुछ सीट लाने के लिए संघर्ष करना पड़ने लगा और कांग्रेस के वोट जो हैं वो ये जातियां लेने लगी और कांग्रेस को मजबूर कर दिया सीट शेयरिंग के लिए। तो अब जो है, अब जाति जनगणना की बात होने लगी। जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन के उसमें समय में, तो उन्होंने नहीं कराई, जाति जनगणना नहीं कराई। जनगणना किस लिए, उनके पीछे उद्देश्य क्या था, उनका ये कहना है कि कितने प्रतिशत किस किस जाति के हैं, कितनी जातियां हैं, कितने प्रतिशत हैं, ये पता जब चल जाएगा तब उनके विकास का आकलन किया जा सकेगा कि उनका कितना विकास हुआ है, उनमें शिक्षा कितनी है, धन कितना है, पद कितने हैं
और उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी भागीदारी हिस्सेदारी कितनी है, इसका पता चल पाएगा। इसलिए जनगणना जरूरी है। यह तो मतलब कहने की बात हुई ऊपर से, लेकिन वास्तव में बात है कि वोट हमारा जो है कैसे वोट बैंक बनेगा। तो अभी जो इसके पहले जो जनगणना हुई थी, जो कि 2011 में, तो उसमें तो इनके डेटा जो है रिलीज नहीं किए गए थे किसी अज्ञात कारण से। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तो बता दिए गए थे कि 1270 जो है वो शेड्यूल कास्ट थे और 748 जो है वो शेड्यूल ट्राइब थे, यानी अनुसूचित जाति 1270 और अनुसूचित जनजाति 748 ये थे। और जो ओबीसी हैं, तो 2006 का जो रिपोर्ट है, तो उसमें ओबीसी की जो संख्या है वो 5013 बताई गई थी। लेकिन यह जो है मोटे तौर पर एक ग्रुप बना करके बताया गया था। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसने जो है ये 2011 में सेंसस कराया, उसमें जातियों का पता लगाने, और जो जातियों की जो संख्या आई तो बहुत मंगस अमाउंट था, नंबर था। तो उतना नंबर जो है सबको अचंभे में डाल दिया। 46,73,034 कैटेगरी थी, जातियां, उपजातियां, गोत्र, टाइटल, इनको मिला करके इतने थे। हो सकते 46,73,034। अब ये तो डेटा तो इस तरह से आम आदमी में तो कोई खास इसको मतलब वो रिलीज नहीं किया गया, और इसके पीछे उनका मकसद ऐसा ही था कि अब इतने की इतना हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे होगी, कैसे निकाला जाएगा, कैसे संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आरक्षण जो है 50% का लगा रखा है। 50% के भीतर ही जिसको इसको आरक्षण देना दो, क्योंकि आरक्षण जो है वह कोई मौलिक अधिकार में नहीं है, वह तो जो पिछड़ गए हैं उनके विकास के लिए कुछ छूट उनको दी गई है। लेकिन उसको कोई यह नहीं सोचे कि परमानेंट है या मौलिक अधिकार है, यह कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है। तो अब इसी में से अब देना है 30% में से, अब कैसे कैसे कितना कितना को दिया जाएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर 100 सीट निकला तो मान लीजिए 46 लाख है, तो 46 लाख नहीं मानते हैं, हम 1 ही लाख मान लेते हैं। तो अब 1 लाख में कैसे बांटोगे भाई, ये परेशानी हो गई। तो अब ये काफी विकट परिस्थिति होगी। खैर, अब ऐलान की जो बात है कि जातिगत जनगणना का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया है। और इस परिस्थिति में राहुल गांधी जो है इसके 2024 के चुनाव में तो जो है हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। बिहार सरकार ने सर्वे भी कराया था और कर्नाटक सरकार ने भी कराया था। बिहार सरकार ने डेटा रिलीज किया था, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वह एक सर्वे था। सर्वे में सबसे पूछना जरूरी नहीं होता है, एक मोटे तौर पर रफ आइडिया निकाल लिया जाता है। कर्नाटक में भी सर्वे ही हुआ। वास्तव में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है सेंसस कराने का, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। वह तो वोट वगैरह लेने के लिए कुछ बहका देते हैं सब, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो उसको कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
और उसमें भी सर्वे अगर होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कचरा के ही बराबर है। फिर भी अब गणना करा लिए, आप सर्वे करा लिए, अब उसका क्या रिजल्ट आया, कुछ भी नहीं। आप उसको क्या कोई चीज में लागू नहीं कर पाए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। आरक्षण देने की बात की गई, बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। मन माना आप थोड़ी दे देंगे कि हम 90% आरक्षण दे दिए या 95% दे दिए, ऐसे तो होता नहीं। संविधान से देश चलता है। तो अब जो है इससे 2-3% जो भी फायदा हुआ होगा, तो कुछ फायदा इन लोग को हुआ होगा। तो एक तो कारण यह भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फायदा लेना चाहती है इनसे और इनका मुद्दा छीनना चाहती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि इनके पास जो मुद्दे हैं उसको ले लिया जाए, ताकि विपक्ष जो है हर जगह जो चिल्लाता फिरता है उसके पास मुद्दा नहीं रह जाए। क्रेडिट जो है मोदी सरकार ने ले लिया। दूसरी बात है कि अभी परिसीमन भी होने वाला है 27 में। तो जो नया परिसीमन होगा तो उसके लिए जनगणना बहुत जरूरी है, और जब परिसीमन होगा तो जो जनगणना चाहिए, तो उसमें अगर जातिगत जनगणना नहीं डाला जाएगा तो फिर हल्ला गुल्ला मचेगा कि उसके विकास के लिए कैसे प्लान बनेगा, कैसी योजना बनेगी। तो इसके लिए भी मोदी सरकार ने ये कर दिया कि परिसीमन हो। परिसीमन में निर्धारित किया जाएगा कि सीटें बढ़ सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में। तो इसीलिए परिसीमन के पहले जो है इसको कराना जरूरी था। तो ये अभी एक कारण रहा। हालांकि अभी कोई मांग तो उठी नहीं थी जातिगत जनगणना रिलीज किया जाए, लेकिन फिर भी ये रिलीज किया गया। लेकिन इन सबसे बढ़ करके एक दूसरी बात है। अभी क्या है कि कुछ जातियां हैं, 10-15 जातियां हैं बस, जो कि नेतृत्व संभाली हुई है। अन्य जातियों का भी, यानी एक ग्रुप बना ले करके, जैसे यादव जाति के नेतृत्व में अन्य कुछ जो है जातियां लग गई साथ में, तो वही जो है पिछड़ी की राजनीति करने लगे, या कोयरी के नेतृत्व में करने लगे, या कुर्मी के नेतृत्व में करने लगे, या जाट के नेतृत्व में करने लगे। तो इस तरह से ये नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि यह उन जातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं माना जा रहा। तो जब इतनी इतनी जातियां आ जाएंगी बिल्कुल मतलब डॉक्यूमेंट के साथ, तब क्या होगा कि हर जातियों के लीडर खड़े हो जाएंगे और वे पार्टी भी बना लेंगे और कहेंगे कि ये हमारा जो है, हमको इतना मिलना चाहिए, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, हमारा इतना नेतृत्व होना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। हम उसके पीछे क्यों चलें, हम अपने पीछे चलेंगे, हम अपना लड़ेंगे, हम अपना करेंगे। इस तरह की बातें आएंगी। और इससे क्या होगा कि अभी जो पार्टियां हैं जो नेतृत्व संभाल रही हैं ग्रुप का, जातियों का, वे कमजोर पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि कई कई जातियों के लीडर हो जाएंगे, कई कई पार्टियां होंगी, ये सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, छोटे छोटे बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सत्ता के बाहर हो जाएंगे। तो इसमें फायदा दो को होगा, भाजपा को होगा और कांग्रेस को होगा। और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सरकार बना रही हैं, इनको नुकसान हो जाएगा, ये बाहर हो जाएंगे सत्ता के। तो एक तो यह भी कारण है कि भाजपा भी चाहती है कि इनको खत्म किया जाए और कांग्रेस भी चाहती है कि खत्म किया जाए। तो उन दोनों की मिली भगत का एक फायदा उन दोनों को होगा और इनको नुकसान होगा। और जब ये रिलीज हुआ तो सब लोग क्रेडिट लेने के लिए भी दौड़ पड़े हैं। राहुल गांधी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम ही लोगों ने
हल्ला गुल्ला मचाया था, इसीलिए किया गया। तो हल्ला गुल्ला मचाने की क्या जरूरत थी, जो आपकी सरकार थी उस समय ही कर दिए होते, क्यों नहीं किया। और जो बिहार के नीतीश जी हैं, उनका कहना है कि हमने करवाया, बहुत खुश हैं। और जो तेजस्वी यादव हैं और आरजेडी के, वो कहते हैं कि हमने करवाया, बहुत बढ़िया है। तो जब मनमोहन जी की सरकार थी, लालू की पार्टी आरजेडी के बल पर ही थी, तो उस समय भी करवाना चाहिए था, तो उस समय नहीं करवाए। अगर नहीं कर रहे थे कांग्रेस, दिला दिए होते सरकार। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा का भी समर्थन था जब मनमोहन सिंह थे, तो अभी ये क्रेडिट ले रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं करवाए। तो ये भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन जनता इनको क्रेडिट नहीं देगी, क्योंकि ये कुछ करा तो नहीं पाए, भाजपा ने किया। अब इसके बाद बात उठती है कि भाजपा एक और बहुत बड़े कारण से इसको कराना चाह रही है, और वह यह है कि भाजपा को जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी हैं, इनको भगाना है और एनआरसी लागू करना है। तो एनआरसी जब लागू करेंगे, सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन जब होगा, तो वे उनको कागज दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ वो पकड़ लिए जाएंगे और भगा दिए जाएंगे। तो जो मुस्लिम वोट पर जो खुश हो रहे थे, अब उनको समझ में आएगा कि भाजपा ने कितना बड़ा गेम खेला है। ये सभी को जो बाहर से आए हैं घुसपैठिए वगैरह, इन सबको भगा दिया जाएगा। देश का एक बहुत बड़ा बोझ हटेगा, क्योंकि ये देश में जोंक की तरह चिपके हुए हैं और यहाँ का खून चूस रहे हैं। यहाँ दंगा फसाद भी फैलाते हैं, उपद्रव भी करते हैं, यहाँ की जगह जमीन भी हड़प रहे हैं, यहाँ मारपीट भी करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी भी करते हैं, और चोरी और लुच्चागिरी ये सब भी करते हैं। अपहरण, इस तरह का धंधा, ड्रग स्मगलिंग, हथियार स्मगलिंग, ये सब धंधा करते हैं। तो इन सब से छुटकारा भी मिलेगा एनआरसी में, क्योंकि जब ये सेंसस हो जाएगा तो उनको जाति, अपने उपजाति, दादा परदादा कहाँ के थे, क्या थे, सब बताना पड़ेगा, और वैसे में वे पकड़ लिए जाएंगे। और सरकार ने कह दिया है कि जो आधार कार्ड है और कौन कौन से कार्ड जो बनाए हुए हैं, राशन कार्ड, ये सब, तो ये सब नहीं प्रमाण माने जाएंगे नागरिकता के। तो अब ये इन्होंने तो यही सब कार्ड बनवाए हैं, इसको हटा दिया जाएगा, नागरिकता का प्रमाण इसको नहीं माना जाएगा, कुटुंब रजिस्टर देखा जाएगा, कुटुंब रजिस्टर। वहां पर जो है देखा जाएगा कि इनके पास, इनके कुटुंब रजिस्टर में कितना दर्ज है, कब से दर्ज है। कुटुंब रजिस्टर में जो दर्ज होगा वही माने जाएंगे, बाकी को भगा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात तो यह है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है देश को, बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा हो जाएगा। अभी जो पहलगाम वाला कांड हुआ है, और इसमें सरकार जो है पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंकवादियों के विरुद्ध में कार्रवाई करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, जो उपद्रव कर सकते हैं और करेंगे, निश्चित ही करेंगे, और जो पार्टियां हैं भाजपा के विरोधी, वे सब उपद्रव करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान से युद्ध छेड़ने के पहले इनके खिलाफ युद्ध छेड़ना जरूरी है, क्योंकि ये उपद्रव करेंगे। तो सरकार वहाँ पाकिस्तान से लड़ेगी कि इनसे लड़ेगी, इसलिए पहले इन्हीं से लड़ लिया जाए, तो पहले इनको ही छांटा जाए। यहाँ इनके स्लीपर सेल्स बंद किए जाएं, बाहर से फंडिंग आ रही है उसको बंद किए जाए, हथियार आ सकते हैं उसको बंद किया जाए, दंगा फसाद कर सकते हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये सब गतिविधि बंद किया जाए। ये सब जासूसी का काम भी कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो है मार्च निकाल सकते हैं, आंदोलन करने लगेंगे,
धरना पसंद करने लगेंगे, इनके मीडिया आ जाएंगे, इनके चैनल आ जाएंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, अखबार वाले लिखने लगेंगे, नैरेटिव अलग चलाने लगेंगे। तो इसलिए पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आप कार्रवाई हल्का फुल्का मिलिट्री कार्रवाई नहीं, सिर्फ नाकाबंदी करके तब तक उसको घोंटते रहिए और उसके बाद फिर इधर कार्रवाई करके इसको रोका जाए। इनका दिमाग जो है ना, जो डिस्टर्ब करने का, जो हिंदुओं की एकता तोड़ने की जो योजना पर काम कर रहे थे, इसको यहीं पर इनके मुद्दे को ही छीन लिया जाए। अब जब होगा जब होगा, अब ये हल्ला नहीं कर सकते जाति जनगणना के आधार। और इलेक्शन तो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है कि बिहार के इलेक्शन के लिए किया, तो इलेक्शन तो हर समय यहाँ होते रहते हैं, 2-2.5 महीना 3 महीना पर कहीं ना कहीं इलेक्शन लगा रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी बिहार में नीतीश के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। नीतीश तो खुद ही जनगणना कराने वाले में थे, मतलब सर्वे कराने वाले में। तो वहां पर इनको कोई जरूरत नहीं थी, ना किसी प्रकार की डिमांड थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया, क्योंकि असली इनका उद्देश्य यह है कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और पाकिस्तानी हैं, इन सबको यहाँ से भगाया गया और एनआरसी करना है लागू, तो इसके पहले जो है इनकी गणना होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसको करने से एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और जो ये लोग कहते थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे साइन बाकी समय, तो अब कागज इनको दिखाना पड़ेगा। बिना कागज दिखाए जो है अब ये रह नहीं सकते। फिर बहुत सारी जातियां हैं जो कि अब तक इतनी जनगणना होती थी, जातियां होती थी, इनकी जो कैटेगरी बनाई जाती थी तो सब कह देते हैं। अब हिंदुओं में ही जातियां खाली देखी जाती थी, जबकि जातियां मुसलमानों में भी है। तो इस बार जो होगा जाति जनगणना, उसमें मुसलमानों की भी जातियां देखी जाएगी और उसके आधार पर फिर मुसलमानों में भी भेद किया जाएगा, यानी मुसलमानों की जो एकता है उसको भी तोड़ा जाएगा और मुसलमानों की जो एकता है उसको भी जाति के आधार पर तोड़ दिया जाएगा। उसमें भी कुछ लोगों को जो है पसमानदा मुस्लिम है, जो पिछड़े, जो मुसलमानों में जो दलित माने जाते हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग बन जाएगी। उसमें भी जो शेख, सैयद, पठान है, ये सब जो हैं, और उनकी कैटेगरी अलग बन जाएगी। और उसमें भी जो पिछड़ी जाति के हैं, अंसारी सब, तो जुलाहा है, सब बहुत तरह के हैं, तो उन सब की कैटेगरी अलग बन जाएगी। तो उनकी जातियां भी स्पष्ट हो जाएगी, खुल जाएगी और उनके भी पोल खुल जाएंगे। जो वे इसका दावा करते रहते हैं कि हम लोग में जातियां नहीं होती हैं, हम लोग जो है बराबर हैं, इसका भी डिंग हाँकते हैं, तो उनका भी डिंग खत्म हो जाएगा। पोल खुल जाएगी कि नहीं जी, आप जाति से मुक्त नहीं हैं, आप में भी जातियां हैं, आप में भी गैर बराबरी है। तो कहते हैं कि सब मुस्लिम बराबर है, तो बराबर नहीं है भैया, जातियों की पोल खुल जाएगी। और वैसे भी शिया सुन्नी ये सब सबके मस्जिदें अलग होती हैं, तो बराबरी किस बात का। तो अब जाति से जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा कि इनमें भी जातियां हैं। उसी तरह से ईसाई हैं, उनमें भी जातियां हैं, सबकी पोल खुल जाएगी। और जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं उनकी भी पोल खुल जाएगी। और जो हिंदू हैं और जो है ईसाई बने हुए हैं और हिंदू के नाम से जो है रिजर्वेशन भी ले रहे हैं, फायदा भी ले रहे हैं, तो इनकी पोल खुल जाएगी और इनको हटा दिया जाएगा, इनका सब रिजर्वेशन वगैरह सब बंद कर दिया जाएगा और जो सुविधाएं हैं वे सब बंद कर दिया जाएंगे। अल्पसंख्यक का जो दर्जा किया गया, अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, बस अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक लिख दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अल्पसंख्यक कौन है, इसको डिफाइन होना चाहिए। कितना प्रतिशत आबादी होगी कि उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा, या कितनी आबादी होगी कि अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो यह जब जनगणना आ जाएगी तो यह भी पता चल जाएगा कि किसको अल्पसंख्यक कहा जाए, किसको नहीं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा से हटा दिया जाएगा कि तुम अल्पसंख्यक किस बात के हो, जब इतनी तुम्हारी आबादी है तो अल्पसंख्यक कैसे हुए। तो अल्पसंख्यक का दर्जा हटा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा, उसको कोई बार लाइन बना दिया जाएगा कि जिनकी आबादी 1% है वे ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे, 1% या 1% से कम जो है वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे और अन्य को नहीं। तो अल्पसंख्यक के दर्जे से इनको भगाया जाएगा। तो यह इसको भी अल्पसंख्यक को भी डिफाइन करने के लिए भी यह
जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और ईसाइयों में भी जातियां होती हैं, वे भी बराबरी का जो दावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, तो वह उनका भी खुल जाएगा पोल पट्टी सब इसमें, और एक कैटेगरी बन जाएगी। उसी तरह से जो सिख हैं उसमें भी हो जाएगा। तो अब जब सरकार के पास पूरा डेटा आ जाएगा ना, तब सरकार अपने हिसाब से गेम खेल पाएगी, किसको कितना देना है आरक्षण, किसको कितनी सुविधा देनी है, वह इसमें आएगा। फिर वह खेल शुरू होगा। वैसे भी राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि नहीं, हम जो 50% का जो बार है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन का, उसको हम बढ़ाएंगे आगे। तो भाई कैसे आगे बढ़ाओगे? सुप्रीम कोर्ट ऐसे मान लेगा? संविधान के मूल जो है उसमें बराबरी का जो है, राइट टू इक्वलिटी है, तो उसमें बराबरी का दावा जो है, राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है, वही जो है फिर निरस्त हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता, उसका जो है आप जो है हनन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर ही आपको जो भी आप प्रस्ताव लाएंगे, जो भी कानून बना के लाएंगे, उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, उसको रद्द कर देगा। क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण होते ही फिर राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और मूल अधिकार के विरुद्ध में कुछ भी नहीं लाया जा सकता। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो जाएगी बात। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। खैर वो कह रहे हैं, उस आधार पर आग तो लगा ही सकते हैं, उस आधार पर आंदोलन चला सकते हैं, क्योंकि भारत में जो है संविधान के समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं, तो भीड़ वो कर सकते हैं। तब देखना होगा कि मोदी सरकार कैसे करती है। एक बात राहुल गांधी और कहते हैं, वो यह कि ये जो आरक्षण है वह सरकारी में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट सेक्टर में लागू करने का क्या अधिकार है? हमारा संविधान क्या करता है? हमारा संविधान किसी प्राइवेट कंपनी में आरक्षण करने का प्रावधान नहीं करता है, उसमें हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं करता है। जबरदस्ती किया जाएगा तो हो सकता है कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दे, और इसकी भी संभावना है कि ज़्यादा उपद्रव हो इस विषय में, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वे यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि उनको तो लाभ से मतलब होता है और क्वालिटी से मतलब होता है, तो अपना क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगी वो, तो वो यहाँ से चली जाएंगी। एक बार रामविलास पासवान ने भी बयान दिया था पहले कि प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण हम लोग देंगे, तो उसी समय प्राइवेट कंपनियों के फेडरेशन ने कह दिया था कि जो उसका नुकसान होगा, वो जो लेस क्वालिफाइड लोग जो एम्प्लॉयड होंगे उनके यहाँ, उसके कारण जो नुकसान होगा प्राइवेट कंपनी को, उसकी भरपाई सरकार करेगी फिर। और तब सरकार भागे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो बिल बना बना के दे देंगी। नुकसान अगर 1000 का होगा तो लाख का बिल बना देगी, लाख का हुआ तो करोड़ का बना देगी। अब सरकार अपना बजट से दे पैसा, तो सरकार का दिवाला निकाल देंगी कंपनियां। तो इस चीज को समझे सब कि भाई आप तो या तो वो दीजिए, लेस क्वालिफाइड लोगों को रखने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, तो उसके कारण जो कंपनी को लॉस होगा आप वो दीजिए, उसका लाभ, उसका कंपनसेट कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि नहीं हम कंपनसेट भी नहीं करेंगे, आपको रखना ही पड़ेगा, तो अभी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के उसमें उसका जो है उसमें वायलेशन होगा, हस्तक्षेप होगा, तो कोर्ट वैसे भी इसको स्ट्रक डाउन कर देगा। और वैसे भी उनकी लॉबी बड़ी है, उनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, और उससे भी जो है वे केस जीत जाएंगे। और इन केस अगर वो केस हार गए तो उन्होंने यह भी कहा था कि हम लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे दूसरे देश में। बहुत सारे देश हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अपना पैसा यहाँ लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस यहाँ करें, दूसरे देश में चले जाएंगे, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था एकदम सरमरा जाएगी, टूट जाएगी। तो इसका जो है परिणाम, दुष्परिणाम बहुत सामने में आएगा, अब देखा जाएगा। लेकिन यह है कि
भारत एक दिलचस्प और बहुत ही उथल-पुथल के दौर से गुजरने वाला है आने वाले 10 वर्षों में। हरि ओम।